तो थंडरबोल्ट्स मूवी की स्टोरी, इस मूवी की एंडिंग और इसके मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। इनफैक्ट इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसी 3-4 चीजें हैं जो मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आओ एक एक करके सभी चीजों पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को समझने के लिए हमें मूवी की स्टोरी का एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि मूवी किस बारे में है और उसमें क्या हुआ। तो देखो, मूवी को अगर शॉर्ट में देखें तो वो कुछ इस टाइप की है कि वैलेंटीना को सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, जिसके लिए वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करवाती है ताकि वो एक ऐसा बीइंग क्रिएट कर सके जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, पावरफुल तो हो ही, बट उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो करे ताकि हर चीज पे उसका टोटल कंट्रोल रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, या फिर कह लो कि अनएथिकल होते हैं। अब सरकार को इसके इन इंटेंशंस के बारे में पता चल जाता है, तो वो क्या करती है कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके वैलेंटीना को सजा देने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि वैलेंटीना ये तो चाहेगी नहीं कि उसको जेल हो जाए, तो वो डिसाइड करती है कि वो सारे सबूतों को हर जगह से मिटवा देगी। अब क्योंकि उसने इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये थंडरबोल्ट्स के जितने भी मेंबर्स हैं ना, जिनको उसने मतलब ये जो ट्रेलर में दिखाए गए हैं, तो इनसे भी उसने अलग अलग कुछ बहुत ही इलीगल काम करवा रखे होते हैं इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड। यानी कि एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि जो थंडरबोल्ट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी एक तरह का सबूत है और वो उनको भी मिटाना चाहती है। इसीलिए वो क्या करती है कि इन सबको एक दूसरे को मारने के लिए भेज देती है, लेकिन एक ही जगह पे। अब उसका इंटेंशन कुछ ऐसा होता है कि जब ये सब लोग एक दूसरे को मारने एक जगह पहुंच जाएंगे तो वो वहां पे कुछ ऐसा करेगी कि ये सारे के सारे लोग एक साथ खत्म हो जाएं। लेकिन जब वहां पे ये लोग पहुंचते हैं तो इनके बीच की जो गलतफहमी होती है वो खत्म होती है और उन्हें पता चल जाता है कि वैलेंटीना उनको मारना चाहती है, और फिर वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब जब तक ये लोग वहां से भागते हैं तब तक वैलेंटीना क्या करती है कि सेंट्री को तैयार कर लेती है इन लोगों को मारने के लिए। अब सेंट्री कौन है? सेंट्री वही पावरफुल बीइंग है जिसको इसने बनाया है। अब ये सब लोग क्या करते हैं कि टीम बना के अवेंजर्स टावर पे जाते हैं वैलेंटीना को पकड़ने। अब अवेंजर्स टावर को वॉच टावर कहा जाता है, लेकिन तुम समझ जाओ। अब होता क्या है कि जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो सेंट्री इनकी इतनी गंदी मार लगाता है ना भाई, इतनी गंदी मार लगाता है कि इनकी आत्मा कांप जाती है। इसके बाद वैलेंटीना उसको ये भी बोलती है कि इन सबको खत्म कर दो, बट सेंट्री इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है क्योंकि उसके हिसाब से ये लोग उसके लिए कोई खतरा नहीं होते हैं। बट फिर वो जबरदस्ती करने लगती है कि तुमने मेरा ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं किया। तो सेंट्री कहता है कि देखो, मैं किसी से ऑर्डर लेने वाला नहीं हूं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, तो मैं तुम्हारे ऑर्डर को क्यों सुनूंगा। तो वैलेंटीना और उसके लोग क्या डिसाइड करते हैं कि अब ये हमारे काबू में तो हो नहीं रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर कह लो कि टपका देते हैं। तो उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि वो उसको टपका भी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। बट बाद में ये पता चलता है कि वो मरा नहीं होता है, उसके अंदर का जो अंधकार होता है, खालीपन होता है, यानी कि वॉइड होता है, वो उस पे हावी हो जाता है और उसको पावर्स मिल जाती हैं और अब वो तबाही मचाने लगता है। और तबाही का क्या मतलब है? तबाही का मतलब ये है कि वो पूरे शहर को, अपने आसपास के एरिया को अंधेरे में डुबाने लगता है। सारे के सारे लोग शैडो में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके बाद सभी थंडरबोल्ट्स एक साथ मिलकर इस चीज को हैंडल करते हैं, किसी तरीके से इस चीज को रोकते हैं और ये आफत टलती है। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब वैलेंटीना को पकड़ते हैं और इसका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन वैलेंटीना बहुत चालाक है। वो क्या करती है कि जनता के सामने ऐसा शो करती है कि ये जो थंडरबोल्ट्स है ना, इनको मैंने इकट्ठा किया है और ये हैं अब नए एवेंजर्स। पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ऐसा शो करती है कि ये है नए एवेंजर्स, इनको साथ लाने में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैं समाज का भला चाहती हूं, तो इनको अब नए एवेंजर्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाए और मेरी इस मेहनत को भी अप्रिशिएट किया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि मीडिया और पब्लिक ये देख चुकी होती है कि इन लोगों ने किस तरह से हमारी मदद की है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और रही बात थंडरबोल्ट्स की, तो जिनको पहले गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था, उन्हें एकदम अगर राजा बना दिया जाए तो उनको क्या ही प्रॉब्लम होगी। वो फिर वैलेंटीना का राज ही रखते हैं, बट देखते हैं फ्यूचर में वो उसको एक्सपोज करते हैं या नहीं। बट फिलहाल तो इस चीज को राज ही रखा है कि उसके इंटेंशन सही नहीं थे। अब इस एंडिंग में खास चीज ये है कि ये थंडरबोल्ट्स ने कभी सोचा नहीं होता है, ना ही वो ये चाहते थे कि उनको अवेंजर्स बनाया जाए। उन्हें जबरदस्ती का अवेंजर्स बनाया गया है, लेकिन जब बनाया गया तो उनको क्या प्रॉब्लम, वो बन जाते हैं। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो 2 सेकंड का टाइम लेके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना बाद में भूल जाओगे। इसके बाद आता है एक बहुत ही फनी सा मिड क्रेडिट सीन। देखो, जो रेड गार्डियन है ना, उसको फेमस होने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, उसको इज्जत की बहुत ही ज्यादा भूख होती है और उसने मूवी में एक जगह कह भी रखा होता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं या फिर जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि हम खाने पीने के डब्बों पे छपे, हमारे खिलौने बने, मतलब सब लोग हमको जाने, मतलब इस तरीके की उसकी इच्छा होती है। और क्योंकि वो लोग फिर अवेंजर्स बन जाते हैं तो उनकी मर्चेंडाइज वगैरह बनने लगती हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाता है जहां पे मतलब इसी तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है रखे होते हैं। तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि
लोग उसको पहचाने। वो जानबूझ के लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाता है कि मुझको पहचानो, और जब कोई नहीं पहचान रहा होता है तो वो उन डब्बों को उठा उठा के अपने ऐसे फेस के पास रखता है कि पहचानो पहचानो मुझको पहचानो, बट कोई भी उसको पहचानता नहीं है। अब शायद ये अभी सुनने में उतना फनी ना लग रहा हो, लेकिन मूवी देखते टाइम तो बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो हमें पता है कि थंडरबोल्ट्स के ऊपर एक एस्ट्रिक का साइन था, और एस्ट्रिक का मतलब था कि थंडरबोल्ट्स का जो नाम है वो अभी बदलने वाला है, और ये चीज ऑफिशियली मूवी की एंडिंग में दिखती भी है, यानी कि थंडरबोल्ट्स का नाम ट्रांसफॉर्म होकर लिखता है द न्यू अवेंजर्स। यानी कि ये चीज अब मार्वल की तरफ से भी और एमसीयू के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऑफिशियली कंफर्म है कि यही लोग अब द न्यू अवेंजर्स हैं। अब यहीं से निकल के आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई जाती है। तो देखो, कैप्टन अमेरिका तो सैम विल्सन है, उसके पास ही शील्ड है, तो अगर वो एक टीम बनाता है तो उसको अवेंजर्स बोला जाएगा या फिर इन लोगों को अवेंजर्स बोला जाएगा। और सबसे मेन सवाल तो ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको अवेंजर बोला जाएगा। लड्डू थोड़ी नहीं बट रहे हैं, या फिर बाप का राज थोड़ी नहीं चल रहा है कि सब लोग अपने आप को अवेंजर बताने में लगे हुए हैं। थंडरबोल्ट्स भी कह रहे हैं हम भी अवेंजर्स हैं, या फिर सैम की जो टीम बनेगी वो भी बोले कि हम भी अवेंजर्स हैं। तो ये एक काफी कंफ्लिक्ट का इशू बन सकता है, और इसको आगे मूवी में वो लोग कैरी कर सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। और यही सेम प्रॉब्लम और सवाल रेड गार्डियन के दिमाग में भी आता है। वो कहता है कि भाई सैम विल्सन की टीम को अवेंजर्स कह दिया जाएगा तो फिर हमको क्या कहा जाएगा, फिर ये तो दिक्कत है। अब रेड गार्डियन एक सजेशन देता है, यानी कि एक सॉल्यूशन देता है कि हम क्या करते हैं ना कि अपना जो अवेंजर्स का नाम है उसके लास्ट में जो एस है उसकी जगह हम जेड रख लेते हैं, यानी कि हम अवेंजर्स की जगह अवेंजर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली ये वो वाला सीन है कि बिस्लेरी की जगह बिल्सेरी और क्या एडिडास की जगह एबिडास, ये वाला सीन है। वो थोड़ा ज्यादा चीप हो जाता है, ये थोड़ी अलग चीज है बट है वही सिमिलर चीज। तो ये लोग इस तरीके का नाम बदल के रख लेते हैं। तो इनका ये प्लान, मतलब रेड गार्डियन कहता है कि मान लो उन लोगों ने अपने आप को अवेंजर्स क्लेम कर दिया, कॉपीराइट ले लिया अवेंजर्स नाम पे, तो हमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा। हम कह देंगे भाई तुम भी अवेंजर्स हो, हम तो अवेंजर्स हैं, हम भी अपने आप को अवेंजर्स कह पाएंगे, बट हम हैं अवेंजर्स जेड वाले। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा आइडिया है, काफी फनी सा आइडिया है। बट यहीं से एक चीज और निकल के आती है कि ये चीज अभी तो सुनने में फनी लग रही है, बट फ्यूचर मूवीज में यानी कि डूम्सडे वगैरह में ये चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम मतलब हमारे लिए नहीं, मतलब इन सुपर हीरोज के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कैसे बताता हूं। देखो, कॉमिक्स में भी एक बार हो चुका है कि ऐसे अवेंजर्स की काफी सारी टीम होती है, तो उनके बीच में ये डिस्प्यूट, ये कंफ्लिक्ट होता है कि किसको अवेंजर माना जाए, और वही चीज यहाँ पे भी हो सकती है। हो सकता है कि डूम्सडे में यही एक सब प्लॉट की तरह इसको कैरी किया जाए कि जितने भी अर्थ के सुपर हीरोज हैं उनके बीच में आपस में एक कंफ्लिक्ट है इस बात को लेके कि कौन अवेंजर्स है। अब देखना यह है कि क्या वो लोग आपस में लड़ते हैं या एक कॉमन थ्रेड को देख के साथ में आ जाते हैं और सभी लोग एक साथ अवेंजर्स कहलाते हैं। ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज कि जो बॉब है यानी कि सेंट्री, अब वो चाह के भी सेंट्री नहीं बन पा रहा है। उसको ये डर है कि कहीं वो सेंट्री बना तो वॉइड भी एक बार फिर से अनलॉक ना हो जाए, और शायद अगर इस बार वॉइड बाहर निकला तो वो लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, और इसी डर से वो सिर्फ बॉब बना हुआ है, सेंट्री नहीं बन रहा है। बट बात ये है ना कि अगर वो सेंट्री नहीं बनेगा तो फिर वो किस काम का है। और डूम्सडे में उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है कि वो उस मूवी में होगा। तो अब देखना ये है कि इतने बड़े थ्रेट के सामने यानी कि डॉक्टर डूम के सामने या और भी थ्रेट जो उस मूवी में होंगे, तो वो सिर्फ बॉब बन के थोड़ी नहीं काम चल जाएगा, उसको सेंट्री बनना पड़ेगा। और अगर सेंट्री बना तो वॉइड भी बाहर आएगा। तो देखना यह है कि ये सेंट्री और वॉइड वाली चीज किस तरह से दिखाई जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरीके से सेंट्री और वॉइड के बीच में एक इक्विलिब्रियम या एक तरीके का बैलेंस क्रिएट कर लें, जिससे कि वो सेंट्री की पावर्स को भी यूज कर पाए और वॉइड की पावर्स को भी यूज कर पाए। ये सब चीजें देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो देखते हैं कि डूम्सडे में इसको किस तरह से दिखाते हैं। बाकी इन सब चीजों के बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन का लास्ट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो, ये सब लोग अपने हेडक्वार्टर्स में बड़े आराम से बैठे होते हैं और तभी इनका सिक्योरिटी सिस्टम इनको अलर्ट करता है। क्या अलर्ट करता है कि एक एक्स्ट्रा डिमेंशनल प्लेन हमारी एरिया में आ रहा है। ये लोग पूछते हैं कि भाई क्या एक्स्ट्रा डिमेंशनल प्लेन है, दिखाओ। तो तभी क्लिप दिखाई जाती है, उसमें दिखता है कि एक प्लेन मतलब आ रहा है, और वो प्लेन जो है वो धीरे धीरे टर्न होता है और उस पे 4 लिखा होता है, यानी कि जो प्लेन है वो फैंटास्टिक 4 का है। अब सवाल ये है कि क्या उसमें फैंटास्टिक 4 है, क्या वो प्लेन खाली है या फिर उसमें डॉक्टर डूम है। अब ये सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आओ इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने एक थियरी बताई थी तुम लोगों को कि ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक 4 मूवी में जो फैंटास्टिक 4 हैं वो गैलेक्टस से अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, यानी कि उनकी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से उन्हें अपनी रियलिटी छोड़ के इस रियलिटी में आना पड़ेगा। अब हो सकता है कि ऐसा मूवी में हो जाए, लेकिन अगर मान के चलते हैं हम कि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो खुद ना आके अपने प्लेन को भेज रहे हो, किस लिए
एक तरीके की वार्निंग या फिर एक तरीके की सिग्नल या फिर एक तरीके के अलर्ट, मतलब अलर्ट करने के लिए भेज रहे हो कि इनको अलर्ट करो जाके। किस लिए? कि डॉक्टर डूम आने वाला है, तुम्हारी रियलिटी पे डॉक्टर डूम का हमला होने वाला है। ऐसा हो सकता है, मतलब अभी ये सुनने में काफी वाइल्ड लग रहा है, बट हो सकता है, मूवी में कुछ भी हो सकता है। और ये थियरीज हैं भाई, यही बनाने में तो मजा आता है। अब देखो यहाँ पे हो कुछ ऐसा सकता है कि फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम की वार्निंग भेजने के लिए न सिर्फ अपने स्पेसशिप को भेजें, बल्कि उसमें अपने रोबोट यानी कि हर्बी द रोबोट को भी भेजें। अब क्योंकि हर्बी एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है, तो वो फैंटास्टिक फोर की बात को, उनकी रियलिटी को और डॉक्टर डूम के खतरे को अच्छे से आके एक्सप्लेन कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे खुद बोले आके, बट फैंटास्टिक फोर की किसी तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग या और कुछ भी हो सकता है जो हर्बी के जरिए पहुंचाई जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा लास्ट पॉसिबिलिटी डॉक्टर डूम के खुद आने की भी हो सकती है। कैसे? चलो बताता हूं। अब देखो, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम सीधे सीधे मल्टीवर्स से रिलेटेड है। अब ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की रियलिटी का जो डॉक्टर डूम है, यानी कि आरडीजे का डॉक्टर डूम, उसे अपनी रिसर्च के दौरान ऐसा कुछ पता चला हो कि पूरे मल्टीवर्स का जो केंद्र है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है या फिर मेन फोकस है, वो है अर्थ 616, यानी कि मेन टाइमलाइन। तो हो सकता है कि उसकी सोच ऐसी हो कि मुझे अगर मल्टीवर्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करनी है, इस पे कब्जा करना है, तो सबसे लॉजिकल तरीका है कि मेन जगह पे पहुंचो, यानी कि अर्थ 616 पे। और शायद इसी इंटेंशन के साथ वो मेन टाइमलाइन में आना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि उसे फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप मिला कैसे और वो आ कैसे रहा है। तो यहां पे अब ये चीज हो सकती है कि हमारी जो पहली थियरी थी, यानी कि फैंटास्टिक फोर का अर्थ डिस्ट्रॉय होगा, तो जो फैंटास्टिक फोर है ना, वो अपनी रियलिटी से इस रियलिटी में आने वाले होंगे अपने स्पेसशिप से। लेकिन जो डॉक्टर डूम है, वो किसी ना किसी तरीके से उनके स्पेसशिप को हथिया लेगा और उनसे पहले मेन रियलिटी में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि फैंटास्टिक फोर नहीं आएंगे, फैंटास्टिक फोर आएंगे, बाद में आएंगे, बट तब तक डॉक्टर डूम यहां पे पहुंच चुका होगा। बाकी ये सब अभी के लिए सिर्फ थियरीज ही हैं। मैंने पहले भी बोला है कि थियरीज बनाने में मजा आता है। बाकी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।